हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करें क्विकली आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। सो ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। तो चलें शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन ऑन चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पीएमएलए में हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो रिपोर्टिंग एंटिटीज, तो उनको लेकर के। फ्रेंड, ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है जिसमें हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं और हमारा क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो और बाकी है उसको भी पहले डिस्कस करेंगे, फिर उनके क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। तो चलिए, ऑब्लिगेशंस अंडर पीएमएल एक्ट में अब इम्प्लीकेशंस क्या हैं नॉन कंप्लायंस ऑफ पीएमएलए ऑब्लिगेशंस। पीएमएलए की ऑब्लिगेशंस अभी हमने लास्ट सेशन में देखी थी। कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने की हैं, कुछ ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को मेंटेन करने की हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड को मेंटेन करने की हैं, कुछ रिपोर्टिंग की हैं जो हमने एफआईयू इंडिया को करना है। अगर हम नॉन कंप्लायंस करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस की, उन ऑब्लिगेशंस की, तो उस केस में व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन में सबसे पहला है banks face risk of penal action by Reserve Bank of India and the Director FIU India for non-compliance with obligation on them under PMLA and PML rules। तो एक्ट के अंतर्गत या रूल्स के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस हैं, अगर हमने उनका नॉन कंप्लायंस किया तो देयर कैन बी पेनल्टीज, तो पीनल एक्शन हो सकते हैं। और ये पेनल्टीज पीनल एक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी और डायरेक्टर एफआईयू इंडिया वो भी इम्पोज कर सकते हैं। पीएमएलए हैज powered director FIU India to take any of the following punitive actions against a bank, any of its employees, managers or directors। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है इसने पावर्स दी हैं। किसको पावर्स दी हैं? डायरेक्टर एफआईयू इंडिया को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को, कि वो इनमें से कोई भी पेनल्टी रिलेटेड पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। बैंक के अगेंस्ट भी वो यूज़ हो सकती हैं, बैंक के एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं, बैंक के मैनेजर्स के अगेंस्ट, बैंक के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट ये पावर्स यूज़ हो सकती हैं। तो देखें ये पुनिशिव पावर्स क्या क्या है। तो डायरेक्टर कैन इशू ए रिटन वार्निंग। तो अगर हमने नॉन कंप्लायंस किया तो वन कुड बी, हमें वार्न किया जाएगा और वो भी राइटिंग के अंदर। डायरेक्ट टू टेक स्पेसिफिक रेमेडियल मेजर एंड सबमिट द एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन दीज। तो जो भी नॉन कंप्लायंस हुआ है उसको सही करने के लिए जो रेमेडियल मेजर हैं वो लेना, स्पेसिफिक रेमेडियल मेजर, और फिर उस मेजर को लेने के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट को सबमिट करना। इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी। सो मॉनेटरी पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है जिसमें वैल्यू ₹10,000 से लेकर के ₹1,00,000 तक पर वायलेशन हो सकती है। सो हर एक वायलेशन के लिए ये अमाउंट 10,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये का हो सकता है। सो दिस कैन बी मॉनेटरी पेनल्टी। Each day of delay in submission of some information or transaction or a report or in rectification of information report is reckoned as one violation। तो इसमें हर एक दिन को एक अलग वायलेशन माना जाएगा। Each day of delay, हम इंफॉर्मेशन कोई सबमिट करनी है वो सबमिट ना करें, वो अलग से माना जाएगा। किसी ट्रांजैक्शन को हमने रिपोर्ट करना है, वो हम ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई करना है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को, तो वो सारे के सारे
इंडिविजुअल वायलेशन माना जाएगा और हर एक वायलेशन के लिए पर वायलेशन, सो दिस इज द फाइन, मॉनेटरी पेनल्टी है ये। तो इट मीन ये पेनल्टी काफ़ी सीवियर पेनल्टी बन जाती है। तो इसीलिए जो नॉन कंप्लायंस है पीएमएल ऑब्लिगेशन का, तो ये हमसे ना हो जाए, तो वी हैव टू टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। फ्रेंड्स, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक्स। अगर आपने लास्ट सेशन अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसको ज़रूर वॉच कर लेना और उसके बाद इन क्वेश्चंस को करना। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। अब इन क्वेश्चंस का आंसर आपने देना है, बिकॉज आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है और अब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज इंक्लूडिंग बैंक्स रिगार्डिंग कस्टमर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो हमारी प्राइमरी ऑब्लिगेशन क्या है कस्टमर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को लेकर के? वेरिफिकेशन ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ पासपोर्ट एंड आधार, वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या वेरिफिकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। हमारी प्राइमरी ऑब्लिगेशन जो हमने टेक्स्ट में पढ़ा उसके मुताबिक। सो व्हाट इज आवर प्राइमरी ऑब्लिगेशन? कौन सा ऑप्शन इसमें सही बनता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? सो इसमें हमारा आंसर बनता है वेरिफिकेशन ऑफ पासपोर्ट। तो पासपोर्ट जो हमारे ओवरसीज कस्टमर होंगे, आधार जो हमारे इंडिया वाले कस्टमर्स होंगे उनके लिए। तो ऑप्शन हमारा आंसर है बी। हाउ लॉन्ग आर रिकॉर्ड्स ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय बैंक्स एंड अदर रिपोर्टिंग एंटिटीज? कितनी देर तक हमने स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है? 1 ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए या 7 ईयर्स के लिए? क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान सा आंसर है, आई एम श्योर बड़ी आसानी से हम इसको आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? यस, कम ऑन क्विकली, व्हाट विल बी द आंसर? तो आंसर हियर विल बी 5 ईयर्स। सो 5 साल हमारा आंसर बन जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम फ्रेम फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट फाइल्स, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स ऑफ क्लाइंट्स बाय बैंक्स? तो हमने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को, बिजनेस फाइल्स को, कॉरस्पॉन्डेंट को, अकाउंट फाइल्स को, उसका टाइम फ्रेम क्या मेंटेन करने का? 2 years from date of transaction, 3 years from date of closure of account, 5 years from date of closure of account or end of the relationship whichever is later, या 10 years from date of attempted transaction? तो कौन सा आंसर हमारा बनता है? हमने हर चीज को अच्छे से किया है, सो इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्या आंसर बनता है हमारा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? यस, तो आंसर बनता है हमारा सी, 5 साल। कब से 5 साल ये भी ध्यान रखना है। क्लोजर ऑफ अकाउंट और एंड ऑफ रिलेशनशिप विच एवरेज लेटर। क्वेश्चन नंबर 4, what is a primary requirement regarding confidentiality of information maintained and furnished by reporting entities? प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर के, जो इन्फॉर्मेशन हम मेंटेन करेंगे या इन्फॉर्मेशन हम फर्निश करेंगे? इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड टू पब्लिक, इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड विद कंपटीटर्स, इंफॉर्मेशन शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड विद द गवर्नमेंट। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर के? सो बहुत आसान सा आंसर है, कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर के उस इन्फॉर्मेशन को हमने कॉन्फिडेंशियल रखना है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन व्हाट मेजर शुड बी कैरिड आउट बाय बैंक्स?
किसी भी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को करने से पहले हमने कौन से मेजर लेने हैं? वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स बाय आधार ऑथेंटिकेशन ओनली, एग्जामिन ओनरशिप एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कस्टमर ओनली, verify identity of client, examine ownership and financial position, and record purpose behind transaction and nature of the relationship between the transaction parties. Ignore the verification process. तो इनमें से हमने कौन से मेजर को कैरी आउट करना है? सो विच मेजर इज टू बी कैरिड आउट? आधार ऑथेंटिकेशन को ही करेंगे केवल, ओनरशिप को एग्जामिन करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन कस्टमर का केवल, तो इनमें से क्या करेंगे? तो इनमें हम आइडेंटिटी को क्लाइंट की वेरीफाई करेंगे, एग्जामिन करेंगे ओनरशिप फाइनेंशियल पोजीशन को, और साथ में रिकॉर्ड हम करेंगे ट्रांजैक्शन के पर्पस के पीछे और उसकी नेचर के पीछे। सो ये हमारा ऑप्शन आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट बनता है, सी। इफ बैंक इज अनेबल टू take a required measure before commencement of specified transaction, what action should be taken? अगर बैंक को लगता है कि जो रिक्वायर्ड मेजर हमने लेना है वो हम नहीं ले पाते, तो उस केस में बैंक ने क्या करना है? प्रोसीड विद द ट्रांजैक्शन विदाउट वेरिफिकेशन, कंसल्ट कंपटीटर फॉर असिस्टेंस, कैरी आउट द ट्रांजैक्शन विद एनहेंस्ड मॉनिटरिंग, या नॉट टू कैरी आउट एनी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। इस केस में बैंक को क्या करना होगा? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द आंसर? यस, सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर देखिए कौन सी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट लगती है। तो अगर हम नहीं कर पाते, इफ वी आर अनेबल टू टेक रिक्वायर्ड मेजर, तो उस ट्रांजैक्शन को हम कंडक्ट नहीं करेंगे, यानी वी विल नॉट कैरी आउट द स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। इन केस एनी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन आर कंसिडर्ड सस्पिशियस, व्हाट एक्शन इज टू बी रिक्वायर्ड? अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगती है, अगर हम मानते हैं कि वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, तो उस केस में हमारा एक्शन क्या होगा? सो व्हाट शैल बी आवर एक्शन? Ignore the suspicion and proceed with the transaction. Put business relationship under enhanced monitoring. Immediately terminate the business relationship या share the information with the media. तो क्या करेंगे हम इन सिचुएशंस के अंदर? तो जहां पे हमें लगता है कि वो ट्रांजैक्शन सस्पिशियस हो सकती है, तो उस केस में हम जो बिजनेस रिलेशनशिप है उसमें जो मॉनिटरिंग हमने करनी है, उस मॉनिटरिंग को हम एनहेंस कर देंगे। सो वी विल पुट द बिजनेस रिलेशनशिप अंडर एनहेंस्ड मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग को हम इंक्रीज कर देंगे। सो दिस विल बी आवर ऑप्शन आंसर। व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन? सो वो जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं, उनकी एग्जाम्पल में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है? परचेजिंग ग्रॉसरीज, कैश विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन अबव स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड, हाई वैल्यू इंपोर्ट्स, रिमिटेंस, अदर ट्रांजैक्शन, या टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, या पेइंग यूटिलिटी बिल्स। तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी ही नहीं है, कौन सा आंसर हमारा बनता है? वेरी क्विकली हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। यस, सो इट इज ऑप्शन बी। कैश विड्रॉल की ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन, फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन अबव ए पर्टिकुलर अमाउंट, देन हाई वैल्यू इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन, रेमिटेंसेस की ट्रांजैक्शन। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग का रिस्क हमारे लिए पैदा करती है। व्हाट इज रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी फॉर कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट सबमिटेड बाय बैंक्स? बैंक जो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसकी रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है? इट इज क्वार्टरली, इट इज एनुअल, इट इज मंथली, इट इज बाई वीकली। तो हमने बताना है रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या है।
फ्रेंड, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसमें लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से हमने प्रिपेयर करना है। तो रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी है मंथली, सो मंथली इनको रिपोर्ट किया जाता है। For which type of transaction CBWTR required to be submitted? जो CBWTR है वो किस टाइप की ट्रांजेक्शन के लिए हमें सबमिट करना है? कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन के लिए, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर ट्रांजेक्शन्स के लिए, या काउंटरफिट करेंसी ट्रांजेक्शन्स के लिए? तो ये जो रिपोर्ट है इनमें से किस केस में सबमिट होनी है? सो रिलेट कर लीजिए CBWTR को, इनमें से किसके साथ रिलेट करेंगे? तो ये रिलेट हो जाएगी C के साथ, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर, तो इनकी रिपोर्टिंग हमने करनी, इसके साथ ये रिलेटेड है। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को टेकअप करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? इफ दैट इज ट्रू, तो आपके सामने कुछ इश्यूज आ रहे हो सकते हैं, जैसे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इनको जब आप पढ़ते हैं, जो कुछ इनमें लिखा है, जैसे इनमें लिखा है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी लगती है। वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत लेंथी लिखा हुआ है, बहुत टॉपिक्स हैं, तो उसके ऊपर आपको बहुत सारा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। फिर डिफ़िकल्ट भी है अंडरस्टैंड करने में, वो भी आपका टाइम कंज्यूम करवाता है। और बैंक में आप सारा दिन काम करते हैं, आपके पास टाइम कम है। तीसरा, प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें आपके पास नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं, जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो अगर आप कन्फ्रंट कर रहे हैं इस प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ को, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स में हम जो कुछ बताते हैं, जैसे समझाते हैं कॉन्सेप्ट्स को, बहुत सिंपल करके कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं, जिसको आप बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, जिससे आपकी ये दोनों ही प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, जो कि बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे क्वेश्चन बैंक से, जिसमें आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपके फंडास और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पास जाकर के आपको अवेलेबल होते हैं, तो वो भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर इतना कुछ आपको अवेलेबल है जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, तो अभी तक अगर आपने इसको यूज़ नहीं किया तो यू मस्ट यूज़ इट। ये अवेलेबल कहाँ है? सो इट इज़ अवेलेबल इन आवर ऐप, और यू कैन यूज़ इट थ्रू आवर वेबसाइट ऑल्सो। तो हमारी वेबसाइट के थ्रू या हमारी ऐप के थ्रू आप इनको यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही थोड़ी सी प्राइस के ऊपर ये अवेलेबल हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर रिपोर्टिंग अंडर CTR? CTR में जो थ्रेशोल्ड अमाउंट है, वैल्यू है, वो कितनी है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए? 5 लाख एंड अबव, 10 लाख एंड अबव, 1 लाख एंड अबव, या 20 लाख एंड अबव? So what is the amount ceiling? Sorry, amount threshold. तो अमाउंट थ्रेशोल्ड है ₹10 लाख एंड अबव, 10 लाख या उससे ऊपर। विच रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर फेक करेंसी नोट्स रिसीव्ड बाय बैंक्स? सो बैंकों के पास जो फेक करेंसी नोट्स आते हैं, जाली नोट्स आते हैं, तो उनके लिए कौन सी रिपोर्ट भेजते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, या क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट? तो कौन सी रिपोर्ट हमें भेजना होता है फेक करेंसी नोट्स के केस में? सो विच इज दिस रिपोर्ट? सो दिस इज काउंटरफिट करेंसी नोट रिपोर्ट। तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। व्हाट इज रिपोर्टिंग डेडलाइन फॉर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट? तो रिपोर्टिंग डेडलाइन क्या है?
क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 30th ऑफ द मंथ, 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ या एंड ऑफ द क्वार्टर। तो रिपोर्ट सबमिट करने का डेडलाइन हमने बताना है। दिस रिपोर्ट CBWTR, तो ये है 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। हर महीने जानी है और सबमिट करनी है अगले महीने की 15th डेट से पहले पहले। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस शुड बैंक्स सबमिटेड CTR वेयर वैल्यू इज लेस देन थ्रेशहोल्ड? कौन से वो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें बैंक सबमिट करेंगे CTR को जबकि वैल्यू लेस देन थ्रेशहोल्ड है? कैश ट्रांजैक्शन ₹5 लाख और मोर, सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन एग्रीगेटिंग 10 लाख और मोर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन या काउंटरफीट करेंसी ट्रांजैक्शंस। कौन सी रिपोर्ट हमने सबमिट करनी है? विच रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड? तो किस केस में वो सबमिट करनी है? सो दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। सो जहां सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन उनकी जो वैल्यू है 10 लाख या उससे ऊपर है। What type of transaction does a non-profit organization report cover? कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें हम इस रिपोर्ट को सबमिट करते हैं? सो काउंटरफीट करेंसी ट्रांजैक्शन, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन या रिसीट बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मोर देन ₹10 लाख। तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर टू बी कवर्ड हियर? तो हम कवर करते हैं दीज ट्रांजैक्शन जहां रिसीव करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मोर देन ₹10 लाख। फॉर काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट व्हाट इज अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट? तो इसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है? काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट के लिए क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर्स, रिपोर्टिंग ऑफ करेंसी काउंटरफीट करेंसी नोट्स रिसीव्ड, कैश ट्रांजैक्शन ₹10 लाख और मोर या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शंस। तो रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें क्या पार्ट है? तो बहुत आसान सा आंसर है, काउंटरफीट करेंसी नोट जो भी हम रिसीव करेंगे एनी वैल्यू तो वो इसमें इंक्लूड करने हैं। व्हाट इज मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर रिपोर्टिंग अंडर नॉन प्रॉफिट रिपोर्ट? तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है उसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना है? 5 लाख एंड मोर, 10 लाख और मोर, 1 लाख और मोर या 20 लाख एंड मोर? So it is 10 lakh or more. Which report is required for cross-border wire transfer involving either origin or destination of funds in India? Non-profit organization report, counterfeit currency report, cash transaction report, cross-border wire transfer report. तो कौन सी रिपोर्ट इन्वॉल्व है? तो जैसा इसका नाम है यहीं पे इसका आंसर भी अवेलेबल है। तो इसी रिपोर्ट को हमने सबमिट करना है। सो दिस रिपोर्ट इज इन्वॉल्व हियर। What is time frame within which banks are required to report any suspicious transaction report to FIU India? FIU India को जो रिपोर्टिंग करनी है तो उसके अंदर टाइम फ्रेम क्या है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने का? विदिन 3 days, विदिन 5 days, विदिन 7 days या विदिन 10 days? So what is the time frame for reporting suspicious transaction? So it is within 7 days. अब इससे रिलेटेड और एक पार्ट है, ये 7 days विदिन ओके है, लेकिन ये विदिन 7 days किसको रिलेटेड है ये? सो ये रिलेटेड है जब हमारा सस्पिशियस कंफर्म हो जाए। Which of the following is considered a criteria for a transaction to be deemed suspicious under PML? तो कौन सा क्राइटेरिया है जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को सस्पिशियस कंसिडर करेंगे अंडर PML एक्ट? हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, अनयूजुअल और अनजस्ट कॉम्प्लेक्सिटी वाली ट्रांजैक्शंस, रूटीन इकोनॉमिक रैशनल, नॉन इकोनॉमिक पर्पस। तो किन ट्रांजैक्शन को हम
सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के अंदर इंक्लूड करेंगे, which will be considered suspicious under this. So it will be कोई भी जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है या ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी अनजस्टिफाइड है, तो उसको हम सस्पिशियस में ले लेंगे. In the context of suspicious transaction, what is the significance of value of the transaction? ट्रांजैक्शन की वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के अंदर? It is a sole criteria for reporting. It determines severity of the penalties. It is not relevant for reporting. It is a primary factor in identifying terrorism financing. Question number 3. क्या आंसर बनता है? So what is answer for question number 3? So हमने बताना है वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन का सिग्निफिकेंस. सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में हमने वैल्यू को रेलेवेंट नहीं मानना है, बिकॉज इवन नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस वो भी सस्पिशियस हो सकती हैं. सो वैल्यू इज नॉट रेलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग. Which of the following is not mentioned as a criteria for transaction to be considered suspicious? तो हमने बताना है इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है सस्पिशियस कंसिडर करने के लिए. इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म फाइनेंसिंग, अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी, इकोनॉमिक रैशनल, हाई मॉनेटरी वैल्यू. तो इनमें से कौन सा वो क्राइटेरिया है जो इंक्लूडेड नहीं है? तो दैट इज वैल्यू ट्रांजैक्शन, वैल्यू अमाउंट. सो हाई वैल्यू हो लो वैल्यू हो वो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन टेररिज्म फाइनेंसिंग का इन्वॉल्वमेंट हमें लगता है, अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, इकोनॉमिक रैशनल ट्रांजैक्शन के पीछे नहीं है, तो वो हम सस्पिशियस में ले लेंगे. व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी रिपोर्टेड अंडर PMLA इवन इफ दे आर नॉन मॉनेटरी? तो अगर वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसको भी हम रिपोर्ट करेंगे PMLA में एज ए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन. ओनली ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग हाई वैल्यू, ओनली ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग इकोनॉमिक रैशनल, ओनली ट्रांजैक्शन विद नॉन बोनाफाइड पर्पज, अनयूजुअल लॉकर ऑपरेशन. तो कौन सी ट्रांजैक्शन आपको लगती है यहाँ पे कि वो रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन बन जाएगी? तो जो हमने पढ़ा था उसके बेसिस के ऊपर हम कहते हैं अनयूजुअल लॉकर ऑपरेशन ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, बाकी सभी जो ट्रांजैक्शन है वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है. तो ये नॉन मॉनेटरी है, इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा डी. What punitive measurement can Director FIU India take against a bank for non-compliance with PML obligations? तो जो डायरेक्टर FIU हैं इनमें से किस तरह का पुनिशिव मेजर वो कंसिडर कर सकते हैं? ओनली इशू रिटर्न वार्निंग, ओनली इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टीज, इशू रिटर्न वार्निंग, डायरेक्ट रेमेडियल मेजर एंड इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टीज, नन ऑफ द अबव. तो इनमें कौन सा ऑप्शन आंसर हमारा बनता है वो ज्यादा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए. So what is the answer for question number 6? तो हमारा आंसर बनता है सी, इशू ए वार्निंग, देन रेमेडियल मेजर डायरेक्ट करना या पेनल्टीज को इम्पोज कर देना. How does PMLA calculate violation in case of delays in submission or rectification? PMLA कैसे कैलकुलेट करता है वायलेशन को डिले के केस में, इन सबमिशन और रेक्टिफिकेशन के केस में? 1 वायलेशन पर वीक, 1 वायलेशन पर डे, 1 वायलेशन पर मंथ. Violations are not calculated based on time. तो वायलेशन का जो कैलकुलेशन है वो कैसे कैलकुलेट होता है? सो दैट इज 1 वायलेशन पर डे.
तो एक दिन का अगर डिले होता है तो उसको एक अलग वायलेशन माना जाएगा। What is minimum monetary penalty that a director FIU India can impose on bank according to PMLA Act? तो मिनिमम मॉनेटरी पेनल्टी का अमाउंट कितना है? ₹5,000 है, ₹10,000 है, ₹50,000 है या ₹1,00,000 है? हमने बताना है मिनिमम अमाउंट मॉनेटरी पेनल्टी का। So this minimum amount is ₹10,000 और मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 1,00,000। तो ऑप्शन हमारा बन जाएगा बी। फ्रेंड, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, तो वहां सूटेबली हम आपको आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो उसे आप यहाँ पे हमें पोस्ट कर सकते हैं, उसको भी सूटेबली आंसर हम करके आपकी हेल्प कर देंगे। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो इसको डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अगर ये यूज़फुल लगा है, आपको लगता है इसके तो बहुत बेनिफिट हुआ है, तो फिर लाइक करने में संकोच ना करें। आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब इस लेसन को और बहुत सारे स्टूडेंट को दिखाने की कोशिश करता है अपने लेवल के ऊपर, यानी आपका लाइक करना मीन्स यू आर हेल्पिंग मैनी अदर स्टूडेंट्स। इसके लिंक को शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज के ऊपर, तो उससे बहुत सारे और लोगों का बेनिफिट हो सकता है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो भी बेल आइकन के साथ, तो आपको हमारे बहुत सारे नोटिफिकेशंस मिल नहीं रहे होंगे, जिससे आपकी क्लासेस मिस होती होंगी। तो आप इसको बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।